वेलकम एवरीवन। हाँ जी, आज इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो आपका चैप्टर है ये हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। हमारा पूरा सेक्शन ये मैट्रिक्स से चल रहा है। आप लोग लीनियर क्वेश्चन जानते हो क्लास 6 से। क्लास 6 में आप लोगों को लीनियर क्वेश्चन बताया गया है जिसमें सिंगल पावर में आते हैं सारे वेरिएबल्स, वो लीनियर क्वेश्चन होती हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर क्वेश्चन सॉल्व की हुई हैं, जहां पर 2 या 3 वेरिएबल में एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं और फिर उनको आपस में सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशंस जो है जो वन वेरिएबल में है उनका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब जो आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी वो हमेशा उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब तक जो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं अब तक यानी क्लास 12 तक, उसमें आपने केवल वही लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं जिनका सॉल्यूशन यूनिक आता है। आपने ऐसी कभी कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करी जिनका सॉल्यूशन ना आता हो या सॉल्यूशन उसके इनफाइनाइट आते हो। ये दोनों केसेस भी हम इस बार अब यहां पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के अंदर। और ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट है, मतलब अगर आप इसके आगे कितना भी एडवांस पढ़ेंगे तो भी आपको ये सारा यहीं से ही सब मिल जाएगा। जितना भी वर्क है सॉल्यूशन लीनियर क्वेश्चंस पर मैट्रिक्स मेथड से वो सारा ऐसे मिलेगा। तो लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड में। तो इसमें थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, अभी पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। यहां पर जो आपका लीनियर क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, ये दो तरह की लीनियर इक्वेशन आपके यहां डिफाइन की गई हैं। टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नंबर वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और दूसरा है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ये हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं सेमेस्टर 1 में कि जो होमोजीनियस वर्ड है इसको बहुत तरह से यूज किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत तरह से मैनिपुलेट किया गया है। जब हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े थे वहां पर आयलर्स इक्वेशन आया था, आयलर्स की फॉर्मेट थी, आयलर्स थ्योरम थी। उसमें हमने क्या किया था, होमोजीनियस इक्वेशंस ली थी। तो होमोजीनियस का जो वहां पर ट्रेंड था वो अलग था, वहां पर वेरिएबल्स की हम पावर देखते थे हर टर्म पर वो इक्वल आनी चाहिए। तो वो होमोजीनियस का फॉर्म था। यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका मतलब कुछ और है। तो होमोजीनियस आप पहले पढ़ चुके हैं, हर बार होमोजीनियस आपका मतलब नाम बदलता जाएगा। कुछ कह लीजिए मैनिपुलेशन जैसा रखता है कि हर बार चीज बदल देते हैं, लेकिन हर बार ये एक नए फॉर्मेट में सामने आता है। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जैसे आपने देखा कि वही वेरिएबल्स हमें सॉल्व करने हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में लिखता हूं, पहले इसमें होमोजेनियस वाली काइंड ले लेते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, या 3x माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर ये तीन इक्वेशन लिखी है मैंने और तीनों जीरो के बराबर हैं। तो जब भी कभी किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट जीरो हो जाए, हमेशा कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाए, सभी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाए, तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में यहां पर ये रिजल्टेंट वैल्यूज होती हैं कि हमेशा जीरो होनी चाहिए। अगर यहां पर किसी एक में भी नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो वो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा। वो इस चैप्टर का फिर हमारे सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो पहले जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की जो मैट्रिक्स फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म
ये हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी, या इसमें जीरो तो जीरो रहेगा, ax इज इक्वल टू जीरो। यहां पर a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, x वेरिएबल मैट्रिक्स रहेगा, o यहां पर जो जीरो है ये जीरो मैट्रिक्स रहेगा। तो यहां पर आपके पास ax इक्वल टू जीरो ये मैट्रिक्स फॉर्म है इन लीनियर इक्वेशंस की। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन के लिए आपको लेके चलना है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और इसकी रैंक निकालनी है। फाइंड, और रैंक निकालने के लिए आपको यूज करना है इचेलॉन मेथड। इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फाइंड द रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म of matrix A. Find echelon form of matrix A and thus the rank of matrix A. मैट्रिक्स A की रैंक निकाल लें। जैसे आपने रैंक निकाला, then if rank of matrix A is equal to number of unknowns या वेरिएबल्स एक ही बात है, अननोन्स और वेरिएबल्स मींस द सेम थिंग। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन यूनिक है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज यूनिक एंड, अब जरा मैं बीच में बात रोक के वापस पीछे आ रहा हूं, आपको चीज दिखा रहा हूं। जरा इसमें देखिए, ये लीनियर इक्वेशंस थी हमारी, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। एक सॉल्यूशन इसका आप हमेशा बता सकते हैं, इस पूरे सिस्टम का, ये तीन इक्वेशन लिखी हुई हैं, एक सॉल्यूशन इसका आपके पास हमेशा है। थोड़ा सा भी दिमाग में जोर डालेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पर एक सेट ऑफ वैल्यू, भाई सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज जो इन तीनों समीकरण को संतुष्ट करें। तो एक्स वाई जेड का वो क्या मान है जिससे ये तीनों समीकरण संतुष्ट होंगी, क्या कोई बता सकता है? हाँ जी बताइए, एक्स वाई जेड की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिससे ये तीनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होंगी? हाँ जी बताइए, जो भी लोग ऑनलाइन है इस समय। एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं इसमें अगर आप 0 0 0 डाल देते हैं तो ये तीनों समीकरण संतुष्ट हो जाएंगी। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 यहां पुट करते हैं तो ये एक ऑब्वियस सॉल्यूशन है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन इसका इजीली और एक बार में दिखाई देने वाला सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये तो इसका हमेशा है। हमें पता करना होता है क्या इसके अलावा भी कोई और सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन होगा तो वो अनंत सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन इसके हमेशा होते हैं। तो ये जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन या तो यूनिक होता है या फिर इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। तो अब आप आ जाइए आगे, यहां जो मैं लिख रहा था, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज यूनिक एंड इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0। x मैंने बताया था आपको वेरिएबल मैट्रिक्स थी, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं x y z सब अलग अलग 0 हो जाएंगे। ये सब वेरिएबल 0 होंगे, चाहे आपके 4 वेरिएबल में आ रही हो क्वेश्चन या 5 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में, सब में ऐसे हल होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम आ जाती है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से कम रह जाए, देखिए ज्यादा कभी नहीं हो सकती। ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, इसका बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हो। जो हमारी जितने अननोन्स हैं वो या तो आप उससे रो बनाओगे या कॉलम बनाओगे। तो ऐसे में क्या होगा, रैंक कभी मैट्रिक्स ए की अपने कॉलम या रोज को तो एक्सीड कर नहीं पाती, तो हमेशा कम रहेगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा नंबर ऑफ अननोन से रैंक ज्यादा हो जाए, या तो बराबर आएगी या कम आएगी।
बराबर हमें बता दिया मैंने आपको। और अगर ये कम हो जाए नंबर ऑफ अननोन से, उस समय इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दिस विल इंप्लाई द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम of linear equations possess an infinite solutions, an infinite solutions। ये ध्यान रखेंगे, फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कैसे निकलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो सब आएगा। तो ये दो ही ट्रैक पर हमें काम करना है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो मैं अब आपको दो क्वेश्चन करा रहा हूं इसमें, जिसमें एक में हमारा जो है यूनिक सॉल्यूशन का केस रहेगा और दूसरे में हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस रहेगा। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहे फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। तो होमोजेनियस आपको दिख रहा है, यहां पर 0 0 0 आ रहा है। और अब सबसे पहला काम है, हम इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी रैंक निकालेंगे बाय इचेलॉन फॉर्म। तो द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 -3 1 1 2 -3 और 4 -1 -2, ये हमारे पास। तो अब मुझे इसकी रैंक निकालनी है। क्वेश्चन हमेशा चेक कर लिया करें पहले एक बार उतारने के बाद। और अब इसकी रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के लिए यहां पर मैं एक तो इन दोनों रोज को आपस में एक्सचेंज कर रहा हूं। तो R1 को मैंने एक्सचेंज किया R2 से, तो यहां पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 1 2 -3, फिर उसके बाद 2 -3 1, फिर उसके बाद 4 -1 -2। और अब जो है इस 1 की हेल्प से इन दोनों को जीरोस बनाएंगे। इसके लिए आप R2 में ऑपरेट करोगे R2 -2R1 और R3 में R3 -4R1, R3 -4R1। देखिए इसको हमें यूज करना है और इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें या यहीं ले लेते हैं, चलिए। तो यहां पर फर्स्ट रो अनचेंज्ड 1 2 -3 1 2 -3। फिर इसके बाद में नीचे आइए, इसमें 0 -2 की मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया है तो -7, -2 की मल्टीप्लाई करी 6 और 1 7। और यहां पर R3 -4R1 तो ये 0, -4 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो -8 -1 -9, -4 की मल्टीप्लाई 12, 12 -2 10, ये हमारे पास। और अब इसमें आप देखिए, इसको पहले 1 बना लो। तो R2 में कर लेंगे -1/7 R2। तो 1 2 और -3, 0 1 -1 और ये आपका 0 -9 एंड 10, ये हमारे पास। और अब इनको यहां पर 0 चाहिए मुझे, तो R3 में ऑपरेट कर देंगे R3 + 9R2, R3 + 9R2। और ये वैल्यू आपके पास रिड्यूस होके आ जाएगा 1 2 -3 और 0 1 -1 0 0 और ये 1। तो मेरा ख्याल है क्लियर है, यहां पर इचेलॉन फॉर्म आ गई है। और अब मैं इसको स्टेट करता हूं सब चीजों को। तो यहां लिख देंगे नीचे विच इज इन इचेलॉन फॉर्म, इचेलॉन फॉर्म। और इचेलॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी थी, 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 3। 3 नॉन जीरो रोज है, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए
रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ अननोन वो भी 3 है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स। और जैसे ही ये दोनों चीजें बराबर आई तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो मैं दे रखी थी उनका सॉल्यूशन यूनिक है और 0 0 0 से दिया जाएगा। दिस इंप्लाइज द सॉल्यूशन of given system of linear equations is unique and is given by x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and this is your answer। समझ में आ गया हो तो इसे ओके करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए यहां पर ये 4 वेरिएबल है, मैं यहां पर क्वेश्चन आपके लिए लेना चाह रहा हूं जिसमें सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट आए। तो एक क्वेश्चन इसमें मैं वही लूंगा जिसमें सॉल्यूशंस आपके इनफाइनाइट आ रहे हों। तो इसमें मैं क्वेश्चन ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहां पर ये मुझे पहले से आंसर्स देख के पता है कि भाई ये इसके सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट आएंगे, ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि भाई कहीं से हम पहले से पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे या नहीं, वरना तो इस पूरे मेथड का काम ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हमारे सॉल्यूशंस जो हैं इनफाइनाइट आ रहे हैं। हाँ, एक युक्ति तो है जिससे इसके बारे में, सवाल के बारे में आप पहले से बता सकते हो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं। इस सवाल के बारे में कैसे? यहां पर आप देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, 4, ठीक है, और कितनी इक्वेशंस हैं, 3। जब 3 इक्वेशन है तो इसकी रैंक 3 से तो आ नहीं सकती, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 3 और अननोन्स हैं इस समय 4। तो ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए 100% नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आने वाली है। तो इसके वाले इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कुछ चीजें और रह जाती हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देना भी है कि कैसे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किस तरह से आप कह पा रहे हैं कि वो इनफाइनाइट है। बताओ, कुछ तो बताओ, थोड़े से बताओ सॉल्यूशन। तो यहां पर पहले हम इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 2 1 3, 4 2 1 3 6 3 4 7। इसके बाद 2 1 0 और 1। मेरे ख्याल से समझ में आएगा 0 क्यों आया है, क्योंकि यहां पर z नहीं है, तो z के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट हमने 0 किया और ये फिर कंप्लीट लिख ली इक्वेशन, ये मैट्रिक्स लिख ली। और अब इस इक्वेशन में आपको इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर लूंगा। R1 R3 को इंटरचेंज किया, ये हमारे पास आया 101 ऊपर चला जाएगा, 101, फिर उसके बाद में 6347 और फिर इसके बाद 4213, ये हमारे पास। अब देखिए यहां पर इसको 1 बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ना इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो आसानी से इसे कट जाएंगे, क्योंकि 2 के मल्टीपल से सारे नीचे, तो आसानी से हम इनको हटा सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो इसको 1 बनाने की कोई आवश्यकता इस समय नहीं है। तो R2 में ऑपरेट कर दीजिए R2 माइनस 3R1 और R3 में ऑपरेट कर देंगे R3 माइनस 2R1। ऐसा करने पर ये दोनों जीरोस आ जाएंगे और मैं इनको यहां पर ले लेता हूं। तो ये आपका रो 1 तो एज इट इज रहने वाला है 101 2101। और अब यहां पर -3 की मल्टीप्लाई करके जोड़ा 0 0, -3 की मल्टीप्लाई करके जोड़ा 4
और ये भी 4। इधर -2 की मल्टीप्लाई करके ऐड किया हमने 0, -2 की मल्टीप्लाई करके ऐड किया 0, -2 की मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ये 1 रहेगा, और -2 की मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये भी 1 हो जाएगा। और अब देखिए, आप पहले रो 1, रो 2 और रो 3 को एक्सचेंज करो। R2 और R3 को किया एक्सचेंज, तो व्हाट वी गेट 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 4। और अब आप इजीली रो थर्ड को 0 बना सकते हैं। R3 में ऑपरेट कर देंगे R3 -4R2, और हमारे पास अब जो मैट्रिक्स आ जाएगी दैट इज, कितना था वो, 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0, ये हमारे पास। और अब यहां पर आप देख सकते हैं इसकी रैंक 2 आ गई है, एचेलॉन फॉर्म में है ये, तो लिख देंगे विच इज इन एचेलॉन फॉर्म, which is in echelon form. Number of non-zero rows. Number of non-zero rows is equal to 2. Therefore, rank of matrix A is 2. Number of unknown इससे ज्यादा है, नंबर ऑफ अननोन 4 है, लेस देन 4, दैट इज द नंबर ऑफ अननोन्स। जैसे ये कम आया तुरंत आप लिखें द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस possess an infinite solutions, an infinite solutions। अब देखिए इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, हम फिर भी एन लगाते हैं, एन जो कि लगाया था ना एक के लिए, तब भी जो है इनफाइनाइट के लिए भी हम एन लगाते हैं, इस सिंटेक्स का नियम है इंग्लिश में। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पोजेस एन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अब यहां पर आप देखें, जैसे रैंक ऑफ ए 2 है और नंबर ऑफ अननोन 4 है, तो दो वेरिएबल ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब ये इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आजाद, स्वतंत्र, यानी जो मर्जी आए वो करो, जो मर्जी हो उसकी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं कहूं दो वेरिएबल ऐसे हो गए जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो कुछ भी रियल नंबर हो सकती है, कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो वो दो हमें चूज करने हैं, वो कौन से होंगे? तो सबसे पहला काम, यहां पर जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये जो लास्ट इक्वेशन आई है इससे हम रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखेंगे पहले। ऑल्सो द रिड्यूस्ड इक्वेशंस, the reduced linear equations are given by, ये जो लास्ट में मैट्रिक्स आई है ना आपकी, इसमें आप x y z और u इनकी मल्टीप्लाई करके लिखिए। जैसे ही आएगा आपके पास 2x प्लस वाई प्लस यू इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन आएगी z प्लस यू इज इक्वल टू 0, z प्लस यू इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास दो वेरिएबल हैं जो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो दो वेरिएबल कौन से लिए जाएं? चारों में से कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको दो वेरिएबल वो चूज करने हैं जिनसे चारों मान आप निकाल सको। तो एक तो बात यह है कि जैसे u दोनों में दिखाई दे रहा है, तो मैं u को वो वेरिएबल लूंगा जिसको मुझे इंडिपेंडेंट करना है। तो यहां पर पहले लिख देते हैं, यहां पर आप देखो दो इक्वेशन और 4 अननोन है, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं इसी चीज को, यहां कह रहा था मैं कि यहां पर आपके पास दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो इस चीज को नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं। 10 we are reduced to two equations, दो इक्वेशन रहेगी ना लास्ट में, in four unknowns, in four unknowns। तो दिस इंप्लाइज अननोन्स या वेरिएबल्स एक ही बात है,
दिस इंप्लाइज 4 minus 2 is equal to 2 variables are linearly independent, are linearly independent, independent पूरा लिख देते हैं, independent, independent मतलब बताया मैंने, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो लेट, एक तो मैंने पकड़ा u को मैं दूंगा नाम c1। ये c1 क्या है? कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। और जरा पीछे आइए, इसके अलावा देखो यहां से z की वैल्यू -c1 हो जाएगी। अब x या y इनमें से कोई सा भी एक और चूज कर लीजिए जिसको आप वैल्यू देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x को चूज कर लिया या y को चूज कर लिया। y को चूज कर लिया c2, तो ये इंप्लाई करेगा z की वैल्यू तो आ गई -c1, ये देखिए अभी दिखा था मैंने, ये z की वैल्यू -c1, और यहां से 2x की वैल्यू हो गई -y -u, तो -c1 और इसको z की वैल्यू आई थी हमारे पास -c1, और x की वैल्यू हो जाएगी u प्लस वाई अपॉन 2 विद नेगेटिव साइन, प्लस वाई, और u और y की वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस के 1/2, और u की वैल्यू है c1 और y यानी कि c2, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस के c1 प्लस c2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू c2, z इज इक्वल टू -c1 और u इज इक्वल टू c1, gives the required infinite solutions। और यहां पर जो c1 c2 हैं ये कोई भी रियल नंबर्स हैं, कंटेंड इन आर, ये सिंबल है कंटेंड इन का, इज एन एलिमेंट ऑफ, तो c1 c2 कंटेंड इन आर यानी c1 c2 कोई भी यहां पर रियल नंबर्स हैं। यहां पर भी आप लिख दीजिए c1 c2 आर एनी रियल नंबर्स, c2 आर एनी रियल नंबर्स, तो यहां पर आपका सॉल्यूशन हो सकता है। और इसके बाद में यहां देखो ये जो x निकाला है मैंने, अगर मान लीजिए हमने y को न लेकर के x को लिया होता तो y के मान आते फिर c1 c2 में। तो ये सब कुछ फर्क नहीं है, एक ही बात है। बुक में आपको आंसर जिससे भी दे रखा हो वैसे भी ला सकते हैं, मैंने आंसर चेक नहीं कराया, यही वाला आंसर है, मतलब ये आंसर बदल सकता है। यहाँ पर जैसे आपने y को c2 लिया है मैंने, अगर आप x को c2 लेते हैं तो ये चीजें फर्क पड़ जाएंगी, ये आप खुद समझ सकते हैं इस बात को, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो भी सॉल्यूशन उनका आ सकता है c1 c2 वैल्यू रख के, वो हमारा भी आ सकता है। सॉल्यूशन आने का मतलब समझ लीजिए कि आप ये x y z u की वैल्यू तीन जो समीकरण शुरू में दे रखी थी वैसे किसी में भी रखेंगे तो आपके मान 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पर जो कह रहे हैं c1 c2 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो आप c1 c2 बदल बदल के देखो, आप 1 1 लेके देखो, 0 0 लेके देखो, 0 1 लेके देखो, हाफ 1 लेके देखो, टेक एनी रियल नंबर तो का मन आए, √2 √5 लेके देखो, 1/√2 1/√5 लेके देखो, बस आपके अंदर सॉल्व करने का मादा होना चाहिए। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया ये हर बार सेटिस्फाई करेगा c1 c2 मानों के लिए। तो ये आपका होमोजीनियस लीनियर क्वेश्चन का पूरा काम खत्म हो रहा है। आप इसमें जितने सवाल है खत्म कर लीजिए। एक ये छठा सवाल है, ये भी 4 वेरिएबल में है, ये भी 4 वेरिएबल में है, बस ये 7 सवाल हैं, इन्हें खत्म कर लीजिए। कल हम इसमें नॉन होमोजीनियस लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अपने आप में बहुत जबरदस्त वर्क है, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में इवन जो हम 3D ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं उसके अंदर में आपको प्लेन की क्वेश्चन आती हैं, वहां पर जब सॉल्व करना होता है तो 4 वेरिएबल में सॉल्व करना होता है, वहां पर मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा और आपको मजा आ जाएगा करने में। तो मैट्रिक्स मेथड से जब हम सवाल करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत क्विकली और इजीली आता है। एक चीज इसमें और बढ़ाना चाहूंगा मैं, अभी देखिए जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे इसमें, मैं यहां पर ये इचेलॉन फॉर्म सॉल्व कर रहा था, ठीक है। जब इचेलॉन फॉर्म मैंने निकालना बताया था आपको, मैंने उस समय आपको आगाह किया था केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। इवन किताब के अंदर दे रखा है कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन किताब के अंदर भी केवल कह रखा है कॉलम या रो एक ही लगाओगे, ये नहीं कि दोनों लगा लो। यहां पर हमने क्या किया, मैंने कहा आपसे रो ही लगाना, और मैंने तब कहा भी था कि जब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर क्वेश्चन करेंगे तो उस समय दिखाऊंगा आपको कि कहां जरूरत पड़ती है। देखो यहां पर जब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, जैसे मैंने
R1 और R3 को इंटरचेंज किया, तो मैंने क्या किया, इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे करा। यहां पर आप ये समझ लें कि ये जो मैट्रिक्स है ये इन्हीं 3 इक्वेशन की रिप्रेजेंटेटिव है। यहां पर आपने केवल कोएफिशिएंट लिखे हैं, अगर आप इस रो को इस रो से चेंज कर रहे हो तो आप केवल इस रो को ऊपर रख रहे हो, इस इक्वेशन को, इसको नीचे ला रहे हो। तो किया। फिर हमने क्या करा, R2 में करा R2 माइनस 3R1, R2 में R2 माइनस 3R1। तो R2 माइनस 3R1 कर रहे हैं तो ऐसा हमेशा कर सकते हैं कि भाई इस इक्वेशन में आप 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर लो, कर सकते हैं, ऐसा बहुत बार किया हमने। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहें नहीं जी हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं या 2 की मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे y के वेरिएबल्स हैं, यहाँ x के वेरिएबल्स हैं, x कोएफिशिएंट्स हैं, तो इनको आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए इसलिए रोका गया था। आप कॉलम वाइज ऑपरेशन नहीं लगा सकते। आप सोचे भाई ये 1 है, इसके से यहां 0 बना लें, नहीं चलेगा। हाँ, रैंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रैंक आप निकाल सकते थे इस तरीके से भी। लेकिन जो हमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर क्वेश्चन करना है, इवन आगे अभी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने हैं अगले चैप्टर में, तो वहां तो ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा, यहां भी नहीं चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको होमोजीनियस इक्वेशंस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएंगी, सॉल्व करेंगे तो हमेशा रो ऑपरेशन ही लगाने हैं। इसलिए मैंने वहां रोका था, और ये भी था भाई आपकी हैबिट में भी आएगा। तो ये आपको अब ध्यान रखना है कि ये हम क्यों करते थे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर मान लीजिए आपका वाइवा हुआ तो इस तरह की चीजें उठाई जाती हैं कि आपने चीजों समझा है, जस्ट सवाल ही कर लिए हैं। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ भी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो लूप होल्स हैं वो नहीं पता होते, जो टीचर हमेशा चाहता है कि उसका स्टूडेंट सीखे। तो अगर वाइवा हुआ तो इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अंदरूनी जो सवाल है पूछे जाते हैं कि भाई आपने होमोजेनियस क्वेश्चन लगा रहे हो, कॉलम ऑपरेशन क्यों नहीं लगा रहे, जबकि रैंक निकालने तो कहा गया है। और आपसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैंक निकालने के लिए आप जो कॉलम और रो ऑपरेशन दोनों लगा सकते हैं, कि हाँ जी लगा सकते हैं। तो बताओ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर क्वेश्चन में क्या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, और जैसे ही आपने कहा यस, आपके नंबर कट जाएंगे, आपको फंसाया जाएगा। तो यहां पर ये चीजें कंसेप्ट के साथ आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको समय समय आने पर इसको बताता रहूंगा, इस तरह बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं, और आपकी जो क्लास है अब कल लेंगे, और कल इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है जिसमें नॉन होमोजेनियस लीनियर क्वेश्चन आएंगे, उसे करेंगे। मेरे ख्याल है 2 से 2.5 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। ओके, गुड डे एवरीवन।